नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं देश की आवाज। यहां हम शोर नहीं मचाते, हम बात सबूत के साथ करते हैं। जो खबर आपकी पेंशन, आपके पैसों और आपके अधिकार से जुड़ी हो, उसे हम अधूरी नहीं छोड़ते। हम उसके पीछे के दस्तावेज, नियम और असल सच्चाई आपके सामने रखते हैं ताकि आप सही फैसला भी ले सके और गुमराह भी न हो। देश की आवाज का मकसद बिल्कुल साफ है, आपकी मासिक पेंशन, आपके घर का बजट और आने वाले समय की आर्थिक सुरक्षा। इसलिए हर अपडेट हम आसान भाषा में, रिसर्च के साथ और सीधे तरीके से आपके सामने लाते हैं, अफवाहों के सहारे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ा कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो, तो देश की आवाज को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और इस जागरूक परिवार का हिस्सा बन जाइए। आज की बात सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं है, ये उन लाखों के केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 से 70 लाख पेंशन धारकों की उस लंबी प्रतीक्षा की कहानी है जो लगातार पिछले 4 वर्षों से खिंचाई चली आ रही है। हर महीने एक नई उम्मीद बनती है, हर नई सूचना पर नजर जाती है और हर बयान को लोग इसलिए ध्यान से सुनते हैं क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ रकम का नहीं है, यह सम्मान, अधिकार और भरोसे का है। कोरोना काल में जो हालात बने, उस दौर में 18 महीने के डीए और डीआर को रोका गया। समय गुजर गया, परिस्थितियां बदल गई, देश फिर से सामान्य रफ्तार में लौट आया, लेकिन उस फैसले का असर आज भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जिंदगी में साफ दिखाई देता है। महंगाई रुकी नहीं, जरूरतें कम नहीं हुई, जिम्मेदारियां बढ़ती रहीं, लेकिन जिनके भरोसे घर चलता है, जिनके वेतन और पेंशन पर परिवार की दवाइयों से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक निर्भर रहती है, उनके हिस्से में वो वैधानिक हक समय पर नहीं आया। यह बात बहुत स्पष्ट है कि 18 महीने का डीए डीआर कोई बोनस नहीं था, यह कोई दया, राहत या उपहार नहीं था। यह नियमों के मुताबिक बनता हुआ अधिकार था, वह पैसा जो किसी कर्मचारी की सेवा और किसी पेंशनर के जीवन की सुरक्षा उड़ा था। उस समय भुगतान रोका गया और यह संकेत जरूर दिया गया कि आगे चलकर इस पर विचार होगा, मगर वर्षों बीत गए, विचार निर्णय में नहीं बदला। इसी कारण कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों ने इस मुद्दे को बार बार उठाया, ज्ञापन दिए, बैठकें की और अंततः बात न्यायिक मंच तक पहुंची। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब अदालत किसी मुद्दे पर सरकार से सीधे सवाल करती है तो वह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं रहती, वह संकेत होता है कि विषय गंभीर है और लाखों लोगों की जिंदगी उससे जुड़ी है। अदालत के सामने यह तथ्य भी रखा गया है कि ये 18 महीने के डीआर एरियर की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपए से अधिक बैठती है। यह बड़ी रकम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन न यह भी उतना ही सच है कि यह कोई नई योजना का खर्च नहीं है। यह पहले से तय नियमों के तहत कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मेहनत की कमाई है जो रोक दी गई थी। इसी बीच एक अहम घटनाक्रम ने पूरे माहौल को और तेज कर दिया है। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीआर एरियर के भुगतान के आदेश जारी कर दिए। संदेश बिल्कुल साफ है, चाहे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका हो या अभी सेवा में हो, जिसने भी उस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसे उसका पूरा हक मिलना चाहिए। इस फैसले ने देश भर में बहस को नई धार दी है। लोग पूछ रहे हैं, अगर एक राज्य सरकार अपने स्तर पर भुगतान का रास्ता निकाल सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं? यह सवाल सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, नैतिक भी है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आय का असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता। वेतन या पेंशन बढ़ती है तो घर चलता है, बाजार चलता है और अर्थव्यवस्था की खपत पर भी उसका असर पड़ता है। यही वजह है कि जब उस दौर में डीडीआर रोका गया
तो असर सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं रहा, वो हर घर के बजट में, हर बढ़ते बिल में और हर अधूरी जरूरत में दिखा। अब जब हरियाणा का उदाहरण सामने आया है तो उम्मीदें स्वाभाविक तौर पर मजबूत हुई हैं। कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि भुगतान चरणबद्ध हो या एकमुश्त मगर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी राशि एक साथ देना मुश्किल होगा, लेकिन सवाल यह है कि मुश्किल का हल निकालना सरकार का काम है और हक की प्रतीक्षा करना कर्मचारियों पेंशनधारकों की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। और इसी पूरी तस्वीर के बीच भविष्य को लेकर एक दूसरी बड़ी खबर भी चर्चा में है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में मंजूरी दी है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होने की बात भी सामने आई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि सरकार यह मान रही है कि 7वें वेतन आयोग का चक्र अपने अंतिम चरण की ओर है और आगे की व्यवस्था की तैयारी जरूरी है। आयोग को आमतौर पर करीब 18 महीने का समय दिया जाता है ताकि वह वेतन, भत्ते, पेंशन, महंगाई, जीवन यापन की लागत, कार्य प्रकृति, जिम्मेदारियों का स्तर और केंद्र राज्य वेतन संतुलन जैसे पहलुओं पर गहराई से अध्ययन कर सके। यह समझना बहुत जरूरी है कि वेतन आयोग केवल इन वेतन बढ़ाने का नाम नहीं है। यह देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई, सामाजिक संतुलन और कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों को जोड़कर एक ऐसी संरचना बनाने का कोशिश होती है जो व्यवहारिक भी हो और टिकाऊ भी। इसलिए इस बार भी उम्मीद है कि फोकस केवल बेसिक पे या डीए तक सीमित नहीं रहेगा। लोअर ग्रेड कर्मचारियों, न्यूनतम वेतन पाने वालों और न्यूनतम पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ किसे मिलेगा? जवाब स्पष्ट है, केंद्र के कर्मचारी और पेंशन धारक दोनों। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 से 70 लाख पेंशन धारकों को इससे सीधा लाभ मिलने की उम्मीद बताई जाती है। सोशल मीडिया पर समय समय पर जो अफवाह फैलती कि पेंशन धारकों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, वह भ्रामक है। इतिहास और नियमों का रुझान यही बताता है कि पेंशन हमेशा वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित होती रही है और आगे भी वही प्रक्रिया रहने की संभावना रहती है। इसलिए अफवाहों से नहीं, दस्तावेजी प्रक्रिया और आधिकारिक संकेतों से निष्कर्ष निकालना चाहिए। अब यहां एक अहम शब्द आता है, फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके आधार पर बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन तय हुई थी। इस बार चर्चा है कि फिटमेंट 8 फैक्टर बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में वास्तविक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसका असर सिर्फ एक श्रेणी पर नहीं पड़ेगा। सिपाही, क्लर्क, तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी सभी स्तरों पर गणना बदलेगी और उसके साथ पेंशन में भी संशोधन होगा। पेंशन धारकों के ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पेंशन फार्मूला, महंगाई से सुरक्षा, पारिवारिक पेंशन और अन्य संबंधित प्रावधानों पर भी पुनर्विचार की गुंजाइश बनती। यह भी याद रखें कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लगता है। अक्सर यह भी देखा गया है कि सिफारिशें किसी पिछली तिथि प्रभावी मानी जाती है। मतलब यह कि वास्तविक भुगतान बाद में हो सकता है, लेकिन लाभ की गणना पहले की तारीख से हो सकती है और उसकी अंतर का एरियर बनता है। यह एरियर कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों के लिए बड़ी राहत का कारण बन सकता है, खासकर बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए, जहां दवाइयां, इलाज, घर की मरम्मत और पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव लगातार रहता है। वह एरियर कई बार जीवन की जरूरतें पूरी करने में सहारा बनता है। इसी बीच पेंशन से जुड़ी एक और व्यवहारिक परेशानी भी
सामने आती रहती है स्पर्श पेंशन पोर्टल पर लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े संदेश। कई पेंशन धारकों को मैसेज मिलता है कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, जबकि उन्होंने समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दिया होता है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी जरूर जरूरी है। सबसे सही तरीका यह है कि पेंशन धारक पोर्टल में लॉग इन करके अपनी ड्यू डेट देखें। कई बार ड्यू डेट अगले वर्ष की होती है और सिस्टम से संदेश ऑटो जनरेट कर देता है। जीवन प्रमाण पत्र सभी के लिए एक ही महीने में अनिवार्य नहीं होता। जिस महीने ड्यू डेट होती है उसी माह इन्हें प्रक्रिया पूरी करना अपेक्षित होता है। इसलिए बिना जांच के तनाव लेना ठीक नहीं। शांत रहें, स्थिति सत्यापित करें और जरूरत हो तो संबंधित हेल्प डेस्क कार्यालय से पुष्टि कर लें। अब बात केवल सरकारी कर्मचारियों पेंशन धारकों तक सीमित नहीं है। एक बड़ा मुद्दा ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ा है, जो देश के करोड़ों कर्मचारियों को प्रभावित करता है, खासतौर पर निजी क्षेत्र और कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले। ईपीएस पेंशन धारकों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी हो। आज भी कई पेंशन धारकों को 1000 से 2000 रुपए के आसपास पेंशन मिलती है, जो मौजूदा महंगाई में गरिमापूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती। इसी कारण जगह जगह आंदोलन, ज्ञापन और कानूनी प्रयास चलते रहे हैं। यह सच है कि ईपीएस सीधे तौर पर केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में नहीं आता, लेकिन जब देश में वेतन पेंशन संरचना पर बड़े स्तर पर चर्चा होती है तो उसका अप्रत्यक्ष असर सामाजिक सुरक्षा की बहस पर भी पड़ता है। अगर न्यूनतम वेतन बढ़ता है, अगर पेंशन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में नीति बनती है, तो ईपीएस जैसे क्षेत्रों में भी सुधार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यदि कभी ईपीएस में बढ़ोतरी का फैसला पिछली तिथि से लागू होता है तो वहां भी एरियर की संभावना बनती है। इसीलिए ईपीएस से जुड़े लोग भी सभी निर्णयों की दिशा को ध्यान से देख रहे हैं। अब मैं एक ऐसे संघर्ष का उल्लेख करना चाहता हूं जो वर्षों से चल रहा है और जिसने पेंशन की लड़ाई को केवल आंकड़ों का मुद्दा नहीं रहने दिया। कई जगहों पर साथी लगातार धरण, बैठकों और संवाद के जरिए दबाव बनाए हुए हैं। कुछ आंदोलन वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, ठंड, गर्मी, बारिश, हर मौसम में। यह निरंतरता ही किसी भी आंदोलन की रीढ़ होती है। बात सिर्फ संख्या की नहीं, दिशा की होती है। ओ गांव गांव, शहर शहर, अलग अलग राज्यों में जाकर जागरूकता फैलाते रहे, क्योंकि बहुत समय तक बड़ी संख्या में लोगों को यह तक स्पष्ट नहीं था कि उनका अधिकार क्या है, प्रक्रिया क्या है और किस व्यवस्था के तहत उनका पैसा जमा हुआ है। इस संघर्ष ने सबसे पहले अधिकार पहचानने की समझ मजबूत की। जब बुजुर्ग की आवाज घर में अनसुनी हो जाए, जब उसकी जरूरतें कम प्राथमिकता बना दी जाएं, तब पेंशन केवल पैसे का विषय नहीं रहता, वह सम्मान का विषय बन जाता है। यही वजह है कि यह लड़ाई उन लोगों के लिए भी है जिनके पास ताकत कम है, जिनके पास संसाधन सीमित है और जिनकी जिंदगी दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच गुजरती है। अगर बुजुर्ग आर्थिक रूप से सक्षम रहेगा तो वह अपने ही घर में सम्मान के साथ रह पाएगा। केवल वृद्धाश्रमों की नीतियों से समस्या हल नहीं होती। असल समाधान यह है कि बुजुर्ग को उसके घर में ही आर्थिक सुरक्षा दी जाए ताकि रिश्तों में गरिमा बनी रहे और परिवार की संस्कृति जीवित रहे। कई लोग पूछते हैं, हर बार कहा जाता है काम चल रहा है, फिर हुआ क्या? यहां भावनाओं से नहीं, तथ्यों से समझना जरूरी है। हाल में यह बात भी सामने आई है कि फंड के वैल्यूएशन का काम किसी एजेंसी को दिया गया है और 31 तारीख तक का समय बताया गया है। वैल्यूएशन के आधार पर यह तय करने में मदद मिलती है कि कितना भुगतान संभव है और संसाधन कहां से जुटाए जा सकते हैं। यह तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे जो दबाव, संवाद और निरंतर प्रयास हैं, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
क्योंकि बिना दबाव के फाइलें अक्सर आगे नहीं बढ़ती। कुछ लोग सीबीटी मीटिंग की बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहीं से पेंशन बढ़ जाएगी, पर कई संकेत ये भी बताते हैं कि केवल एक दायरे में सीमित रहकर अधिकतम छोटी बढ़ोतरी की संभावना बनती है, जैसे 1000 से 2000 या 2000 से 3000 जैसी चर्चाएं। लेकिन लक्ष्य केवल थोड़ा बढ़ आना नहीं है। लक्ष्य एक स्थायी समाधान है, ऐसी व्यवस्था जिसमें पेंशन समय के साथ अपने आप बढ़े, महंगाई के साथ तालमेल बने और बुजुर्ग वर्ग की गरिमा सुरक्षित रहे। यदि साल में 2 बार वृद्धि जैसी कोई व्यवस्था या किसी मानक से लिंकिंग जैसी नीति बनती है तो यह समस्या को जड़ से संभाल सकती है। यही स्थायी समाधान की दिशा है जिसकी मांग लगातार उठ रही है। अब नजरें आगे आने वाले समय पर हैं, खासतौर पर बजट वाले कालखंड पर। कई लोगों की उम्मीद रहती है कि जनवरी फरवरी के आसपास दबाव और संवाद दोनों तेज हों, कोई ठोस दिशा सामने आए। सरकार के पास संवेदनशीलता हो सकती है, लेकिन परिणाम के लिए निर्णय जरूरी होता है। इसीलिए यह समय निर्णायक बनता जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 18 महीने के डीआर एरियर का मामला मजबूती से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भविष्य की आय संरचना को बदलने की क्षमता रखती है, और तीसरी तरफ ईपीएस पेंशन का मुद्दा सामाजिक सुरक्षा की भस को और तेज कर रहा है। मेरे सब्सक्राइबर साथियों, यहां आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। आपकी एकता, आपकी भागीदारी और आपका लगातार जुड़े रहना ही इस आवाज को ताकत देता है। सब्सक्राइबर की संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं होती, वह संदेश होती है, वह दबाव की भाषा होती है, और वह बताती है कि लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं। इसलिए जुड़े रहिए, जानकारी साझा कीजिए और अपने आसपास के पेंशन धारकों, कर्मचारियों और परिवारों तक सही सूचना पहुंचाइए, क्योंकि अफवाहें अक्सर उम्मीद को तोड़ने का काम करती है और सही जानकारी लोगों को मजबूत बनाती है। और मेरे सब्सक्राइबर साथियों, एक बात हमेशा याद रखें, नेतृत्व की असली ताकत कागज पर लिखे पद नहीं होते। नेतृत्व की ताकत लोगों का भरोसा होता है। आपका साथ, आपकी उपस्थिति और आपकी आवाज यही भरोसा बनाती है। अगर बात संवाद से बनती है तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो संगठित आवाज भी जरूरी होती है, क्योंकि यह केवल पैसों का मामला नहीं है, यह स्वाभिमान और अस्तित्व का मामला है। आज की पूरी तस्वीर का सार यही है, रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन दिशा निराशाजनक नहीं है। हरियाणा का फैसला एक मिसाल की तरह सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में सवाल सीधे पूछे जा रहे हैं। कर्मचारी और पेंशन धारक संगठनों की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है और वेतन आयोग की प्रक्रिया भविष्य की उम्मीदों को नई दिशा दे रही है। आने वाले महीनों में अदालत का रुख, सरकार का जवाब, बजट का संकेत और आयोग की प्रगति, ये सभी मिलकर तय करेंगे कि अधिकार कब, किस रूप में और किस समय सीमा में पूरा होगा। मैं अंत में यही कहूंगा, आशा बनाए रखें, सही जानकारी से जुड़े रहें और एकता कायम रखें। आप सबका साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।